एवरीवन, मैं डॉक्टर पुष्पा शर्मा फ्रॉम मनसा कॉलेज भिलाई, एसोसिएट प्रोफेसर। आज जो मेरी क्लास का टॉपिक है वो है पाठ्यक्रम विकास एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। हम सभी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से पहले भी वाकिफ हो चुके हैं। आज पाठ्यक्रम के अंतर्गत शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के विषय में हम जानेंगे। तो सबसे पहले पाठ्यक्रम के विषय में जो मैकिम स्ट्रॉटमेयर तथा पैसो फॉर्टनर के अनुसार जो उन्होंने पाठ्यक्रम के विषय में कहा है, क्योंकि देखिए पाठ्यक्रम शिक्षा का एक क्रम है कि शिक्षा को किस क्रम में हम विद्यार्थियों या शिक्षार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करें जिससे उन अनुभवों को लेते हुए उनके व्यवहार में परिवर्तन हो सके। तो इसके विषय में उन्होंने ये कहा है कि अध्ययन क्रम तथा कक्षा की गतिविधियां जिसमें बालक एवं युवक व्यस्त रहते हैं। डेफिनेटली अध्ययन बच्चा जो शिक्षण लेता है, कक्षा के अंतर्गत जो गतिविधियां करता है, उसके अंतर्गत बाहर कक्षा में ही नहीं बाहर भी जो उसे अनुभव मिलता है और विद्यालय द्वारा जो संचालित किए जाती हैं गतिविधियां, तो कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षण का जो क्रम निर्धारित होता है विद्यार्थियों के लिए, तो उसमें विद्यालय द्वारा जो भी गतिविधियां संचालित होती हैं उनके द्वारा जो अनुभव शिक्षार्थी को मिलते हैं वही पाठ्यक्रम है। यानी पाठ्यक्रम में बच्चा न सिर्फ विषय में जानकारी उसे मिलती है, पाठ्य सामग्री के विषय में जानकारी मिलती है, बल्कि उनके व्यवहार परिवर्तन, सहगामी क्रियाओं के आधार पर उनके मूल्यों का विकास, उनके सामाजिक गुणों का विकास, उनके अधिगम प्रक्रिया का विकास, ये सारी बातों का समावेश पाठ्यक्रम में होता है। अब उसी प्रकार से हम देखें तो शिक्षण, देखिए पश्चात अगर हम देखें तो शिक्षण, क्योंकि देखिए पाठ्यक्रम को जो शिक्षा का एक क्रम है उसको शिक्षण के द्वारा ही दिया जाता है और देता कौन है? शिक्षक। तो शिक्षण क्या होता है उसके विषय में पहले हम जानेंगे कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे को ज्ञान, कौशल तथा उसकी अभिरुचियों के आधार पर सीखने तथा प्राप्त करने में सहायता करता है। डेफिनेटली अगर एक विद्यालय में कोई करिकुलम हम पढ़ा रहे हैं तो उसे पढ़ाने वाला शिक्षक है और शिक्षक अपने कौशल के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर विद्यार्थियों को उनकी रुचि के अनुसार जो सिखाता है, और इसलिए सिखाता है कि उन शिक्षार्थियों के अपने नैतिक मूल्य बनेंगे, उनके व्यवहार में परिवर्तन होगा। तो शिक्षण की जो प्रक्रिया है वह विद्यालय में ऐसे सुचारू रूप से निर्धारित की जाती है कि पाठ्यक्रम को एक निश्चित क्रम में इन निश्चित विधियों के द्वारा शिक्षार्थियों को पहुंचाया जाए जिससे कि हम विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन कर सकें। अब देखिए शिक्षण भी विभिन्न स्तर के आधार पर दिए जाते हैं, विभिन्न उद्देश्यों के आधार पर दिए जाते हैं, स्वरूप के आधार पर दिया जाता है, विभिन्न क्रियाओं के आधार पर दिया जाता है। अब जैसे पहला स्तर में अगर मैं ले रही हूँ तो जो पाठ्यक्रम जब शिक्षार्थी के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं तो पाठ्यक्रम स्तर के आधार पर भी, ज्ञान के आधार पर, बोध के आधार पर, चिंतन के आधार पर, क्योंकि देखिए प्राइमरी स्तर है, मिडिल स्तर है, हायर स्तर है, तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि छोटे बच्चों को हम किस आधार पर दें, उनसे बड़े बच्चों को किस आधार पर दें। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो पाठ्यक्रम में जो शिक्षण दिया जाता है, पाठ्यक्रम के आधार पर जो शिक्षण की प्रविधियां निर्धारित की जाती हैं, तो वो ज्ञान, बोध और चिंतन के स्तर पर होता है। क्योंकि देखिए बड़े बच्चे चिंतन कर सकते हैं, बोध उनके में हो सकता है, लेकिन छोटे बच्चों को हम छोटी छोटी पोएम सिखाते हैं, छोटे छोटे पाठ के अध्ययन कराते हैं, इसलिए कि जितने उनके मानसिक विकास हुए हैं उसी आधार पर पाठ्यक्रम बनाए जाते हैं और उसी आधार पर शिक्षण दिया जाता है। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो उद्देश्य के आधार पर भी हम शिक्षण देते हैं।
अब वो होता है ज्ञानात्मक कि कितना हम ज्ञान दे रहे हैं, जो पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो विषय सामग्रियां दी जा रही हैं वो उससे विद्यार्थियों को क्या क्या ज्ञान मिलेगा, उनकी इमोशंस कैसे बनेंगे और उनकी मनोगत्यात्मक विधियां कैसे बनेंगी, वो कैसा व्यवहार करेंगे, वो अपने मन में किस तरह से उन बातों का समावेशित करते हुए कैसे वो अपने व्यवहार को परिवर्तित करेंगे। उसी प्रकार से अगर मैं देखूं तो शिक्षण हम वर्णात्मक स्वरूप में भी देते हैं, निदानात्मक स्वरूप में भी देते हैं और उपचारात्मक स्वरूप में भी देते हैं। क्योंकि वर्णात्मक इसका मतलब यह है कि जब हम पाठ्यक्रम पढ़ाते हैं, पाठ्यक्रम की जो पाठ्यचर्या है, जो विषय सामग्री है, जब बच्चों के सामने जब हम प्रस्तुत करते हैं तो उसका जो एक्सप्लेनेशन करते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि छात्र के सामने क्या परेशानियां आ रही हैं और उन परेशानियों को हम स्वयं समझ करके उनका उपचार करते हैं। क्योंकि बालक के सामने या शिक्षार्थी के सामने जो समस्याएं आ रही हैं, अगर उनकी परेशानियों का हम निदान नहीं ढूंढेंगे और निदान के आधार पर अगर हम उपचार नहीं करेंगे तो शायद हमारी ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएगी। तो जो हम अपेक्षित ये व्यवहार में जो छात्रों के व्यवहार में जो परिवर्तन हम अपेक्षित कर रहे हैं वो संभव नहीं हो पाएगा। तभी विद्यालयों में देखिएगा कि हमारे रिमेडियल क्लासेस भी हम चलाते हैं कि विद्यार्थियों को विषय सामग्री से संबंधित जो भी परेशानियां हैं उसको हम किस तरह से दूर कर पाएं। तो शिक्षण का एक जो पहलू है वो ये भी है कि हम विद्यार्थियों को इस तरह से शिक्षण दें कि जो अपेक्षित व्यवहार हम चाह रहे हैं वैसा परिवर्तन हो सके। उसी प्रकार से क्रियाओं के आधार पर भी शिक्षण दिया जाता है कि हम किस तरह से प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, कैसा हम प्रदर्शन करें और उसके अनुरूप हम कैसा कार्य करते हैं, क्योंकि वही अपेक्षा एक टीचर जो है वो अपने बच्चों से भी करता है। तो जिन व्यवहारों को अपेक्षित एक शिक्षक करता है तो यह भी जरूरी रहता है कि शिक्षक में भी वो आवश्यक गुण रहते हैं, तभी छात्र उनको फॉलो करते हैं। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत अगर हम देखें तो शिक्षण और शिक्षण देता कौन है? टीचर। तो टीचर एक शिक्षक में शिक्षण देने से संबंधित इन सारे प्रक्रियाओं को अगर हम समावेशित करते हुए देखें तो एक शिक्षक का कर्तव्य बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि शिक्षक को ही पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों तक पहुंचाना है और एक ऐसी प्रक्रिया को लेते हुए पहुंचाना है जिससे कि हम छात्र के व्यवहार में परिवर्तन कर सकें। यानी उनकी अधिगम की प्रक्रिया हम ऐसे निर्धारित करते हैं और उसमें शिक्षण सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब देखिए शिक्षण के पश्चात अगर हम देखें तो अधिगम, क्योंकि कहा भी गया शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। अधिगम जिसका अर्थ होता है सीखना, और सीखने की व्यवस्था हर बालक में अपनी कैपेसिटी होती है सीखने की। कोई बालक बहुत जल्दी समझ जाता है तो कुछ बालकों को समय लगता है। तो ये जो शिक्षार्थी हैं इनके सीखने की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है, लेकिन एक शिक्षक में अगर एक अच्छी क्वालिटी है, अगर एक शिक्षक में वाकई में विशेषता है तो वो अपने तमाम बालकों की क्वालिटी को समझते हुए ऐसा शिक्षण देता है, ऐसी अधिगम प्रक्रिया को निर्धारित करता है कि बालक के व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अधिगम की प्रक्रिया को जब तक हम निर्धारित नहीं करेंगे, यानी सीखने की प्रक्रिया को अगर हम निर्धारित नहीं करेंगे तो बालक के व्यवहार में हम परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। और इसी आधार पर अगर हम देखें तो हंटर तथा हिलगार्ड ने भी अधिगम के विषय में कहा है कि अधिगम एक प्रक्रिया है जिसमें अभ्यास या प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार का जन्म होता है। यानी जब बालक, कहा भी गया है, पुराने लोगों ने कहा है कि बच्चा तो एक कच्ची मिट्टी का ढेर है, उसे शेप देने का काम हम करते हैं। यानी एक जो शिक्षार्थी है एक मिट्टी का ढेर है और शिक्षक जो है वो अभ्यास और प्रशिक्षण के द्वारा एक उसके अस्तित्व को बनाने का कार्य करता है। तो यहाँ पर अधिगम की प्रक्रिया के अंतर्गत हिलगार्ड ने भी यही कहा है कि ऐसी प्रक्रिया है
कि अभ्यास और प्रशिक्षण के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वही अधिगम है। अब इससे यही तात्पर्य सिद्ध होता है कि अधिगम की प्रक्रिया निभाता कौन है, अधिगम की प्रक्रिया देता कौन है। एक शिक्षक जो एक प्रशिक्षित व्यक्ति है जिसमें गुणों का समावेश है और वो अपनी शिक्षण प्रक्रिया के द्वारा, चाहे वो उद्देश्यों के अनुरूप हो, स्तर के अनुरूप हो, क्रियाओं के अनुरूप हो, स्वरूप के अनुरूप हो, जब अधिगम प्रक्रिया के आधार पर छात्र को शिक्षा देता है तो निश्चित ही छात्र के व्यवहार में परिवर्तन आता है। यानी कि एक बालक, एक प्रशिक्षार्थी को हम जैसा चाहते हैं वैसा वो बन जाता है। तो शिक्षक जो है ऐसे प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है, ऐसी शिक्षण प्रक्रिया निभाता है कि छात्र विभिन्न अधिगम प्रक्रिया के द्वारा सीखकर अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं छोटे बच्चे का लूं या बड़े ही बच्चे का लूं, तो शुरू में कुछ तथ्य जब बच्चों को नहीं समझ में आते हैं तो शिक्षक जो है और सरल विधियों को अपनाता है। क्या आपको ऐसा नहीं समझ में आया तो शिक्षक और सरल विधियों को अपनाता है या उसका और ज्यादा विस्तारित करता है, इसलिए कि छात्र की जो सीखने की प्रक्रिया है वह उसे जानकर उसके लिए और नए तरीके को अपनाता है जिससे कि छात्र जो है वो समझ जाए। यानी देखा जाए तो शिक्षण और अधिगम ये दोनों में ही ऐसा अंतर संबंध है कि अगर आपका शिक्षण प्रभावी नहीं रहा तो अधिगम कमजोर हो जाएगा, सीखना कमजोर हो जाएगा, है ना। और सीखना कमजोर हुआ तो डेफिनेटली हमारा जो हम चाहते हैं छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन, वो परिवर्तन नहीं हो पाएगा। तो पाठ्यक्रम विकास में जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के विषय में कहा गया है कि एक शिक्षक अपनी शिक्षण के द्वारा जिन पाठ्य वस्तु को, जिन पाठ्य सामग्री को विद्यार्थियों को देना चाहता है जिससे कि उनके व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन हो, तो उसके लिए एक अधिगम प्रक्रिया को भी निर्धारित करना आवश्यक है जिसके आधार पर हम ये कह सकें कि छात्र में उन मूल्यों का समावेश हुआ है जो हम चाहते थे। अब अधिगम प्रक्रिया को ही अगर हम देखें तो अधिगम प्रक्रिया, मैंने कहा पहले भी आपको कि अधिगम प्रक्रिया जो है शिक्षक, छात्र और शिक्षण विधियों प्रविधियों के आधार पर ही निर्धारित होती है कि बालक कैसे सीखेगा, किस प्रकार सीखेगा, उसे कब सिखाया जाए और क्यों सिखाया जाए। तो इन सब के लिए जो अधिगम प्रक्रिया के विषय में मैं एक डायग्राम के थ्रू भी निर्धारित करके आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए शिक्षक है और शिक्षक को अपने छात्र को बनाना है, लेकिन ये दोनों ही अधिगम प्रक्रिया के आधार पर वातावरण से हमेशा प्रभावित होते रहते हैं। लेकिन वातावरण से प्रभावित होने के बावजूद एक शिक्षक में इतनी सामर्थ्य होते हैं कि वो विभिन्न समय, परिस्थिति, देश काल के अनुसार वो ऐसे शिक्षण को अपनाना शुरू कर देता है, ऐसे शिक्षण विधियों को अपनाना शुरू कर देता है या ऐसे वातावरण छात्रों के समक्ष प्रस्तुत कर देता है कि छात्र के सामने ऐसी परिस्थितियां निर्मित कर देता है कि छात्र उनको उन बातों को सीखता है जो एक शिक्षक चाहता है। मतलब उन विषय सामग्री को जो अपने छात्रों को एक शिक्षक देना चाहता है, लेकिन उसे मालूम है कि उसको बाहरी वातावरण भी प्रभावित करेगा, विभिन्न सीखने की परिस्थितियां भी प्रभावित करेंगी, लेकिन एक शिक्षक क्योंकि जो विषय सामग्री वो अपने छात्र को देना चाह रहा है उसके लिए वो जरूरी नहीं है कि विद्यालय से संबंधित, यानी विद्यालय में वो परीक्षा देगा और परीक्षा में पास हो जाएगा। उसका एम ये नहीं रहता है। एक शिक्षक का एम ये रहता है कि आज जो मैं उसको पढ़ा रहा हूँ उसके पश्चात वो अपने
अपने जीवन में किस तरह से प्रगति करेगा, अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान कैसे करेगा, यानी वो अपने आप को वातावरण में कैसे एडजस्ट करेगा, वातावरण में अपने आप को कैसे समावेशित करेगा, यह भी एक शिक्षक का ही दायित्व रहता है। क्योंकि विषय अध्ययन ही एक शिक्षक का दायित्व नहीं है, भविष्य के लिए अपने विद्यार्थियों को तैयार करना भी एक शिक्षक का दायित्व है। तो देखिए यहाँ पर जब एक शिक्षक का दायित्व अपने छात्रों के प्रति ऐसा रहता है, तो यहाँ कहीं ना कहीं पाठ्यक्रम का भी मूल्य हमारे समक्ष आता है कि हम ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण करें जो बालक के न सिर्फ वर्तमान समस्याओं को दूर कर सके, बल्कि भविष्य में भी उनकी प्रगति के लिए ऐसा कार्य करें। तो इस संबंध में मैंने आपको पहले भी कहा कि जो हमारे दार्शनिक तथ्य थे, जो हमारे सामाजिक तथ्य थे, जो हमारे मनोवैज्ञानिक तथ्य थे, उन सबको शामिल किया गया। जैसे जैसे देश काल परिस्थितियां बदलती गई, उस आधार पर हमारे पाठ्यक्रम भी बदलते गए। कैसी परिस्थितियां चल रही हैं, कैसा समय चल रहा है, उसी हिसाब से पाठ्यक्रम का जो शिक्षण है वो शिक्षण हमने छात्रों को दिया। और क्योंकि यही छात्र आगे चल करके एक देश का भविष्य बनेंगे, और उन्हें तैयार करने के लिए हमने अपने पाठ्यक्रम को ऐसा निर्धारित किया। और वो किससे प्रभावित थी? वो हमारे दार्शनिक मूल्यों से प्रभावित थी, इसी तरह से सामाजिक आवश्यकताओं से भी प्रभावित थी, और तीसरी बात मनोवैज्ञानिक तथ्यों पर भी आधारित थी कि हम यह दें, ऐसा विषय सामग्री दें जो बालक के, जो शिक्षार्थी के अनुरूप हो। ऐसा ना हो कि हम ऐसी भी विषय सामग्री ना दे दें जो बालक समझ ना पाए। तो पाठ्यक्रम के विकास में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया इसलिए भी आवश्यक है कि हम जो शिक्षण दे रहे हैं बालक को, एक पाठ्यक्रम दे रहे हैं बालक को, वह ऐसा हो जो आज के देश काल परिस्थिति के अनुरूप हो। तो इसीलिए जैसे जैसे समय बदलता गया, परिस्थितियां बदलती गई, सामाजिक मूल्य बदलते गए, उनकी मनोवैज्ञानिक जो आवश्यकताएं हैं वो बदलती गई, उसी आधार पर हमारे पाठ्यक्रम का भी विकास हुआ। और उसी आधार पर हमने नई शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को भी निर्धारित किया, और एक शिक्षक के द्वारा अपने छात्रों को उसी तरह से शिक्षण दिया गया जिससे कि वो अपने जीवन में एक अच्छा व्यक्तित्व का विकास कर सके। थैंक यू।